Hey guys, what's up? कैसे हैं आप लोग? Welcome to yet another lecture of this accounts fast track course that's going on right now. और आज हम लोग एक बहुत ही भयंकर सा क्वेश्चन करने वाले हैं. Yes, I get a lot of doubts in this question. इसमें ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये वाला बैंक ओवरड्राफ्ट. सर ये वाला पॉइंट बता दो, सर ये वाला पॉइंट बता दो. मतलब पीपल कीप ऑन टेक्सटिंग मी व्हाट्सएप पर ये गो मार्क कर करके सर ये वाला पॉइंट बता दो. सो दिस क्वेश्चन वाज ओरिजिनली इन आरटीपी मई 2018, लेकिन अभी आरटीपी नवंबर 2019 में भी आ चुका है. तो दिस क्वेश्चन हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और इसकी वीडियो जो है वो जो मेरा नॉर्मल पेनड्राइव वाला कोर्स है, जो मेरा पेनड्राइव्स होती हैं, उसमें इस वीडियो का सोल्यूशन मैंने ऑब्वियसली पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया हुआ है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू शो you that video only. It doesn't make any sense to record again the same solution. तो मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाऊंगा. तो अब से 1 मिनट के अंदर अंदर या मे बी 30 सेकंड्स के अंदर अंदर या मे बी 20 सेकंड्स के अंदर अंदर आपके सामने वो वाली वीडियो आएगी. तो प्लीज वॉच दैट वीडियो. उसके बाद कल हम लोग करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला जो हमारा पोर्शन बचा हुआ था आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स. तो कल हम लोग वो वाला पोर्शन करेंगे. तो प्लीज वॉच दैट वीडियो. हैव फन. जल्दी से आप लोग इसको देखिए, फिर हम लोग आपसे मिलते हैं. चलो क्वेश्चन देखते हैं. The following are the balances as at 31st March 17 extracted from the books of Messrs XYZ. ठीक है. Plant and machinery non-current asset balance sheet. Furniture and fittings non-current asset balance sheet. Bank overdraft current liability balance sheet. Capital account balance sheet. Drawings capital से minus. Purchases trading account. Opening stock trading account. Wages trading account. Provision for doubtful debts से bad debts minus होगा. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अरे वाह, डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी प्रोविजन पहले से दिया हुआ है. ठीक है. सन्ड्री डेटर्स करंट एसेट बैलेंस शीट. सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज बैलेंस शीट. बैड डेट्स 1100 रुपए की है. ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है. ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर बैड डेट्स दिख रही है मतलब सन्ड्री डेटर्स तो एडजस्टेड है. ठीक है, ये सन्ड्री डेटर्स एडजस्टेड है 1,20,000. इसमें से हमें 1,100 और माइनस नहीं करना है. बैड डेट्स को हम एडजस्ट करेंगे अब 3,200 वाले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से. ठीक है, तो हमें बेसिकली एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक, चलो बैड डेट्स हो गया. बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए गेन होता है, इनकम होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट किया जाता है. आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, जिन्हें नहीं याद है मैं उन्हें बता देता हूं. देखो, जब बैड डेट्स होती हैं तब तो हम पहले बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं और डेटर को क्रेडिट करते हैं. ठीक है, तो जब हम लोगों ने बैड डेट्स को रिकॉर्ड किया तो डेटर को तो हमने हटा दिया. अब अगर वही डेटर कुछ टाइम बाद मुझे आके पैसे दे रहा है तब तो ये मेरे लिए इनकम हो गई. ठीक है, तो मैं बैड डेट्स रिकवर्ड मेरा रेवेन्यू है, मैं उसको क्रेडिट करूंगा और कैश अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा. जब बैड डेट्स मेरी रिकवर होती हैं तब मैं डेटर अकाउंट को नहीं छेड़ता, क्योंकि उसको दोबारा डेटर रेज थोड़ी कर दूंगा या उसको और कम थोड़ी कर सकता हूं. उसको तो मैं पहले ही राइट ऑफ कर चुका हूं. व्हेन आई पास द एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तब तो मैं ऑलरेडी डेटर को राइट ऑफ कर चुका हूं. राइट, तो अब जब वो वाले डेटर मुझे बाद में आके पैसे दे रहा है तब मेरे को एक तो कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैड डेट्स रिकवर्ड मेरे लिए एक रेवेन्यू है, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट. ठीक, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट अब मेरे लिए रेवेन्यू है, तो ये बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को मैं प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम साइड में डाल दूंगा. सैलरीज P&L डेबिट. सैलरीज पेएबल, अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी आ गई है. ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया हुआ है. अगर आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये सैलरीज पेबल वाला अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, मतलब ये जो सैलरी की फिगर है, मतलब ये जो फिगर है सैलरीज की 22,550, ये ऑलरेडी एडजस्टेड है सैलरीज पेबल से. ठीक है, ये ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो अब P&L में हमें इसमें ऐड नहीं करना है, हम सिंपली ये सैलरीज पेबल बैलेंस शीट में ले जाएंगे. प्रीपेड रेंट, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में. रेंट अगेन प्रीपेड रेंट है, तो मतलब रेंट भी एडजस्टेड है, तो रेंट को चुपचाप यही वाला रेंट उठा के हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में लेके जाएंगे, लेस प्रीपेड रेंट नहीं करेंगे. कैरेज इनवर्ड्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. कैरेज आउटवर्ड्स P&L में जाएगा. सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस P&L में जाएगा. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी P&L में जाएगा. कैश इन हैंड करंट एसेट बैलेंस शीट. कैश एट बैंक करंट एसेट बैलेंस शीट. ऑफिस एक्सपेंसेस अपना P&L में जाएगा. इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ये भी अपना P&L में जाएगा. ठीक, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो. परचेजेस इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ 2575 एंड सेल्स इंक्लूड परचेजेस रिटर्न ऑफ 1725. वाह वाह, सेल्स रिटर्न हुई तो सेल्स रिटर्न जब सेल्स रिटर्न होती है तो हम लोग सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू
कस्टमर्स करते हैं, इन्होंने महान लोगों ने परचेजेस अकाउंट को ही डेबिट कर दिया. इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग सेल्स रिटर्न अकाउंट दे डेबिटेड परचेजेस अकाउंट. ठीक है. एंड सेल्स इंक्लूड परचेजेस रिटर्न ऑफ 1725. तो जब परचेज रिटर्न होता है तो परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, इन लोगों ने सेल्स अकाउंट को ही क्रेडिट कर दिया. ठीक है, वेरी गुड. गुड्स विथड्रॉन बाय मिस्टर XYZ फॉर ओन कंजम्पशन 3500 इंक्लूडेड इन परचेजेस. तो ठीक है, ये गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज हो गया. Wages paid in the month of April for installation of plant and machinery amounting to 450 were included in the wages account. हाँ, देखो प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए जितना भी खर्चा होता है वो प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में ही डेबिट किया जाता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. प्लांट एंड मशीनरी को रेडी टू यूज करने तक के लिए जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट होंगे. ये इसके बारे में हम लोग कई बार बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं. तो इन लोगों ने क्या किया, वेजेस पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटिंग टू 450 रुपए वर इंक्लूडेड इन वेजेस अकाउंट. तो हमें वेजेस अकाउंट में से ये 450 रुपए कम करना होगा और प्लांट एंड मशीनरी के बैलेंस में 450 रुपए बढ़ाना होगा. ठीक है. फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर पब्लिसिटी कॉस्टिंग 825 रुपए. तो ये तो गुड्स फॉर वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हो गए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस. क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2.5%. ठीक है, कर लेंगे. Depreciation is to be provided on plant and machinery at 15% per annum and on furniture and fittings at 10% per annum. ठीक. Bank overdraft is secured against hypothecation of stock. अच्छा. Bank overdraft is secured against hypothecation of stock. Bank overdraft outstanding as on 31st March 17 has been considered as 80% of the real value of stock, deducting 20% as margin, and after adjusting the marginal value 80% of the same has been allowed to be draw as an overdraft. कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, जाने दो. Prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 17 and a balance sheet as on that date. Also show the rectification entries. ठीक है. तो पहले काम करते हैं. हम लोगों को बाकी पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, सिर्फ एक ये 7th पॉइंट हम लोगों को समझ में नहीं आया. ठीक है, 7th पॉइंट को अभी मैं थोड़ी देर में समझाता हूं. राइट. सबसे पहले आ जाओ, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी है तो जर्नल बनाते हैं. जर्नल एंट्रीज. डेट, particulars, ठीक है सर. जर्नल एंट्रीज में आ जाओ. सबसे पहले देखते हैं. परचेजेस इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ 2575. परचेजेस इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ 2575 एंड सेल्स इंक्लूड परचेजेस रिटर्न ऑफ 1725. ठीक. तो हम लोगों ने सेल्स रिटर्न अकाउंट की जगह परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया. तो अब हमें इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना होगा, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे. ठीक है, यही करेंगे ना. परचेजेस अकाउंट जबरदस्ती 2575 से डेबिटेड है, हमें इसको ठीक करने के लिए परचेजेस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे 2575 से और सेल्स रिटर्न अकाउंट को 2575 से डेबिट करेंगे. सिमिलरली यहां पर क्या करेंगे, सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न ऑफ 1725. तो अब हम परचेजेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1725 से और सेल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1725 से. ठीक है, क्योंकि यहां पर भी सेल्स जबरदस्ती 1725 से क्रेडिटेड है, तो इसको ठीक करने के लिए सेल अकाउंट को डेबिट करेंगे 1725 से और परचेजेस रिटर्न अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे 1725 से. तो आओ, पहले ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, सेल अकाउंट डेबिट. ठीक है, सेल अकाउंट डेबिट 1725 और इसी में हम लोग एक्चुअली दोनों को मर्ज करके लिख देते हैं. परचेजेस इंक्लूड सेल रिटर्न, तो परचेजेस को क्रेडिट करना होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना होगा. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2575 टू
परचेजेस अकाउंट 2575 और यहां पर 2 परचेजेस रिटर्न अकाउंट 1725। आई होप समझ में आ रहा है। पहला ट्रांजैक्शन, पहली गलती क्या थी? पहली गलती थी कि परचेजेस इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ 2575। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न को हमें डेबिट करना था और परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करना था, तो ये हमने यहां पर लिख दिया। सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट कर दिया और परचेजेस को हमने क्रेडिट कर दिया 2575 से। ठीक, और इसमें आगे लिखा हुआ था एंड सेल्स इंक्लूड परचेजेस रिटर्न ऑफ 1725, तो परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट करना था, सेल को डेबिट करना था। परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट कर दिया, सेल को डेबिट कर दिया। ठीक है, ये करना था, ये हम लोगों ने कर दिया। नरेशन लिख लो। बीइंग सेल रिटर्न एंड परचेजेस रिटर्न wrongly included in purchases and sales respectively now rectified। now rectified। ठीक है, being sales return and purchases return wrongly included in the purchases and sales respectively now rectified। next, गुड्स withdrawn by Mr. XYZ for own consumption 3500 included in purchases। तो ठीक है, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दो। परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दो। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्या वैल्यू है? 3500। ठीक है, बीइंग गुड्स withdrawn for personal use included in purchases now rectified। ठीक है, being goods withdrawn for personal use included in purchases now rectified। next, wages paid in the month of April for installation of plant and machinery amounting to 450 were included in wages account। तो wages account को क्रेडिट करना है और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना है 450 रुपए से। ठीक है, वेजेस पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट होना चाहिए था, उसको डेबिट कर दो। वेजेस गलती से क्रेडिट हो गया है, वेजेस गलती से डेबिट हो गया, उसको क्रेडिट करो। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू wages account, being wages paid for installation of plant and machinery wrongly debited to wages account now rectified। 450।
ठीक, 450. Being wages paid for installation of plant and machinery. Being wages paid for installation of plant and machinery wrongly debited to wages account, now rectified. Next. Free samples distributed for publicity costing 825. Free samples distributed for publicity costing 825. ठीक है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. आओ कर दो. एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 825. ठीक है. बीइंग free samples distributed for publicity. अब इसमें कोई गलती तो है नहीं यार, ठीक है, ये कोई एरर तो है नहीं जिसके लिए मैं यहां पर आप लोगों को एंट्री पास करवा रहा हूं. तो मैं यहां पर आप लोगों को एंट्री क्यों पास करवा रहा हूं? क्योंकि ये आपका मई 2018 की आरटीपी का क्वेश्चन है और उसके सॉल्यूशन में इन लोगों ने पता नहीं क्यों ये एंट्री पास की हुई है. ठीक है, ये कोई आपका एरर नहीं है, ये कोई आपका एरर नहीं है. या तो आप इसको ये मान भी सकते हो, मानने को आप ये मान लो कि ठीक है यार, जब एडवर्टीजमेंट के लिए आपने किया था तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए थी, तो ये आपका एरर ऑफ ओमिशन मान सकते हो आप इसको. ठीक है, आप इसको एरर ऑफ ओमिशन मान सकते हो कि ये एंट्री करने से छूट गई. ठीक है, आप इसको एरर ऑफ ओमिशन मान सकते हो कि ये जब आपने फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए तो ये आपको एंट्री करने से छूट गई, तो इसलिए आप ये वाली एंट्री यहां पर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में पास कर रहे हो. एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, राइट. तो बीइंग फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर पब्लिसिटी, नाउ रेक्टिफाइड. इसको आप एरर ऑफ ओमिशन मान सकते हो. है ही वैसे, ये एरर ऑफ ओमिशन ही तो है. ठीक है सर, चलो नेक्स्ट देखें, कुछ और भी है. क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. ये कोई एरर तो है नहीं, है तो क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, बाद में पास करेंगे. डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना, ये भी बाद में पास करेंगे, क्लोजिंग एंट्री होती है. बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक. अच्छा, इसमें कोई एरर वगैरह नहीं है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में हम लोगों को और कुछ पास नहीं करना है. रेक्टिफिकेशन एंट्रीज इसलिए मैंने यहां पर क्लोज कर दी थी. ठीक है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज सिर्फ ये 4 एंट्रीज पास करनी थी, तो ये 4 एंट्रीज हम लोगों ने यहां पर पास कर दी हैं. ध्यान रखना, ये वाला जो है एडवर्टीजमेंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ये आपका एरर ऑफ ओमिशन है. ठीक है, चलो अब आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं. इन द बुक्स ऑफ मिस्टर XYZ, ट्रेडिंग अकाउंट for the year ended 31st March 2017. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट ये बन गया. तो टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 32,250. 32,250. टू परचेजेस, परचेजेस है 1,60,000. परचेजेस है 1,60,000. ठीक है, क्या कुछ परचेजेस रिटर्न है ट्रायल बैलेंस में? नहीं, परचेजेस रिटर्न ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी नहीं है. लेकिन आप यहां पर देखो, जो हम लोगों ने रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास की, ठीक है,
उसमें हम लोगों ने परचेजेस अकाउंट को कहां कहां छेड़ा है। परचेजेस अकाउंट को एक तो ये 2575 से हम लोगों ने माइनस किया है, ठीक है। परचेजेस को एक तो हम लोगों ने ये 2575 से माइनस किया है, तो यहां पर मैं करूंगा, यहां पर मैं करता हूं लेस सेल्स रिटर्न included in purchases 2575, ठीक है ना। 2575 तो 1,60,000 माइनस 2575, ये 157,425, राइट। उसके बाद देखो परचेजेस को ये कर दिया, ये हम लोगों ने कर लिया, माइनस 3,500, ठीक है, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो लेस goods withdrawn for personal use 3,500, ठीक है। तो ये आता है आपका 157,425 माइनस 3,500, 153,925, 153,925, 153,925 ये आया। और परचेजेस अकाउंट कहीं छिड़ा गया है, हाँ, ये एडवर्टीजमेंट 825, ठीक है। तो लेस फ्री सैंपल्स कर दो आप, फ्री सैंपल्स कितने, 825 ना, फ्री सैंपल्स 825, तो ये आ गया आपका 1,53,100, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में तो कहीं परचेजेस रिटर्न नहीं है, लेकिन सर यहां पर तो है परचेजेस रिटर्न 1725 की, ठीक है। यहां पर रेक्टिफाइंग एंट्री में तो आप लोगों ने पास किया ना, टू परचेजेस रिटर्न 1725, तो यहां पर आप इसको लेस करो, लेस परचेजेस रिटर्न 1725, ठीक है, 151,375 परचेजेस आपकी आ गई 151,375, ठीक है, 151,375। देखो कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वेजेस 12,165 टू वेजेस 12,165, ठीक है, वेजेस हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेट्स, ठीक है। बैड डेट्स रिकवर्ड, सैलरीज, प्रीपेड रेंट, कैरेज इनवर्ड्स 1125, कैरेज इनवर्ड्स 1125। अरे यार ये वेजेस में ये प्लांट एंड मशीनरी वाला भी तो था, वेजेस में ये भी तो था ना, ये देखो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस 450 रुपए, तो वेजेस में से हम लोगों को 450 रुपए माइनस करने होंगे। अच्छा वो अभी याद आ गया बिना लिखे, इसको यहां से मिटाओ, 12,165 लेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 450, ठीक है, 12,165 माइनस 450, 11,715, 11,715, ठीक है, वेजेस हो गया। अब आओ करते हैं कैरेज इनवर्ड्स 1125 टू कैरेज इनवर्ड्स 1125, ठीक है, टू कैरेज इनवर्ड्स 1125। और देखें कुछ है, कैरेज आउटवर्ड, सेल, एडवर्टीजमेंट, प्रिंटिंग स्टेशन, कैश इन हैंड, बैंक, ऑफिस, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ठीक। एडजस्टमेंट्स में कुछ है नहीं, एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर आओ लिखते हैं बाय सेल्स, ट्रायल बैलेंस में क्या फिगर है सेल्स की, ये रही 2,15,300,
2,15,300। ठीक, ट्रायल बैलेंस में सेल्स रिटर्न करके कुछ है? आई डोंट थिंक सो। ट्रायल बैलेंस में सेल्स रिटर्न करके कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट यहां पर हम देखते हैं रेक्टिफाइंग एंट्रीज में, एक तो सेल अकाउंट ये डेबिट हुआ है 1,725 रुपए से, ठीक है, तो इसको मैं यहां पर लेस करूंगा। सेल अकाउंट डेबिट हुआ है तो लेस करूंगा, ठीक है, इसमें लेस करूंगा मैं परचेजेस रिटर्न इंक्लूडेड इन सेल्स 1,725, ठीक है, तो 215,300 माइनस 1,725 ये हो गया 213,575, ठीक है। सेल्स अकाउंट इससे डेबिट हुआ, परचेजेस रिटर्न इंक्लूडेड इन सेल्स 1725 माइनस किया तो 213,575 ये आया। उसके बाद कहीं और सेल्स है? नहीं, कहीं और सेल्स नहीं है, तो ये सेल्स रिटर्न अब ये रहा 2575 का, ये सेल्स रिटर्न हो गया मेरा, ठीक है। 2575 का ये मेरा सेल्स रिटर्न यहां पर आएगा, लेस सेल्स रिटर्न 2575, 2,11,000 रुपए की सेल्स आई, 2,11,000 रुपए की सेल्स आई, ठीक है, ओके। बस यहां पर और तो कुछ आता नहीं है। अच्छा, एडवर्टाइजिंग वगैरह वाला जो है, एडवर्टीजमेंट वगैरह, वो मैंने परचेजेस से ही लेस कर दिया है। जैसे जो एडवर्टाइजिंग और गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज था, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज भी मैंने परचेजेस से लेस कर दिया, और फ्री सैंपल्स वाला भी मैंने परचेजेस से लेस कर दिया। तो यहां पर मुझे कोई एंट्री लिखने की तो जरूरत है नहीं, राइट, यहां मुझे कोई एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर मैं चुपचाप आ जाता हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। आओ देखते हैं, ट्रायल बैलेंस में तो नहीं ही होगा। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहले में कुछ नहीं है, सेकंड में कुछ नहीं है, थर्ड में कुछ नहीं है, फोर्थ में कुछ नहीं है, फिफ्थ में कुछ नहीं है, सिक्स्थ में नहीं, सेवेंथ में, अच्छा सेवेंथ हम लोगों ने छोड़ रखा है, और सर सेवेंथ पॉइंट ही आपको क्लोजिंग स्टॉक निकलवाएगा, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट ऐसा लग रहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बता रहे हैं, यस बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन सेवेंथ पॉइंट की वजह से ये आप लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे। कैसे? अब देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका कितना है, कहां गया, बैंक ओवरड्राफ्ट है सर आपका 80,000 रुपए का, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका 80,000 रुपए का। अब देखो, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे सेवेंथ पॉइंट क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि सेवेंथ पॉइंट कह क्या रहा है। देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। हाइपोथिकेशन का मतलब होता है कि बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट दिया तो आपसे कुछ गिरवी मांगा, बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट दिया। ओवरड्राफ्ट इज व्हाट? ए शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी, राइट, ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी। तो अगर आप बैंक के पास लोन मांगने जाओगे और बैंक आपको लोन देगा, तो बैंक आपसे कुछ सिक्योरिटी रखवाएगा ना, कि भाई कल को तू अगर लोन पे करने में असमर्थ रहा, असक्षम रहा, तो फिर मेरा तो पैसा डूब जाएगा। तो बैंक इसलिए आपका कोई ना कोई एसेट गिरवी रखता है, ठीक है। यहां उसी गिरवी रखने को बोलते हैं हाइपोथिकेशन, ठीक है, उसको गिरवी रखने को बोलते हैं, या तो हाइपोथिकेशन बोलते हैं या कोलैटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। इन लोगों ने हाइपोथिकेशन यूज किया है तो हम भी हाइपोथिकेशन बोल देंगे, ठीक है। देखो, तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, मतलब बैंक ने हमारा स्टॉक गिरवी रखा हुआ है और उसके अगेंस्ट में हमें बैंक ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है, राइट, ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 March 2017 हैज बीन कंसिडर्ड एज 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक। 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक, जितना भी हमारा स्टॉक है, जितना भी हमारा स्टॉक है, उसका 80%, सिर्फ 80% बैंक ने उसको माना है कि उसके बेसिस पे मैं आपको ओवरड्राफ्ट दूंगा, ठीक। बैंक ने मेरा जो पूरा स्टॉक है उसके सिर्फ 80% के लिए कहा है कि मैं सिर्फ 80% का आपको ओवरड्राफ्ट दूंगा, स्टॉक पूरा लूंगा, लेकिन आपको उसके बदले में कैश कितना दूंगा? सिर्फ 80%। क्यों? कल को मान लो इसके स्टॉक की मार्केट वैल्यू कम हो गई, तो फिर कल को मान लो स्टॉक की मार्केट वैल्यू कम हो गई तो बैंक तो लॉस में आ जाएगा ना, स्टॉक बेच के भी लोन का पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बैंक ने आपका स्टॉक पूरा रख लिया है, उसका सिर्फ 80% ऑफ द एंटायर वैल्यू आपको ओवरड्राफ्ट दिया है। अभी आगे पढ़ते हैं तो और समझ में आएगा, ये जो मैंने बोला है थोड़ा सा गलत है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे वाली लाइन तो और समझ में आएगी। देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 March 2017 हैज बीन कंसिडर्ड एज 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक
डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू, यहां पर कॉमा होना चाहिए, मैंने नहीं लगाया क्योंकि इंस्टीट्यूट की आरटीपी में नहीं लगा हुआ था, ठीक है, मैंने कॉमा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इंस्टीट्यूट की आरटीपी में नहीं लगा हुआ था, ठीक। एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू कॉमा 80% of the same has been allowed to draw as an overdraft. After adjusting the marginal value 80%, after adjusting the marginal value 80% of the same has been allowed to draw as an overdraft. ठीक है, 80% of the same has been allowed to draw as an overdraft. मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है, मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू सपोज x है, मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू सपोज x है, ठीक है, मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू सपोज x है, तो इसका 80%, इसका 80%, इसका 80% ये देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st हैज बीन कंसिडर्ड एज 80% ऑफ द रियल स्टॉक डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन, ठीक है। तो स्टॉक का 80%, स्टॉक का 80% एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू, आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू, तो अगर मैंने इसका 80% ले लिया तो यही मेरी ये 20% की मार्जिनल वैल्यू मैंने हटा दी, ठीक है। अगर मैंने अपने स्टॉक का जो कि x है उसका मैंने 80% अगर ले लिया तो मतलब 20% की मार्जिनल वैल्यू मैंने हटा दी, ठीक है। आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉ एज एन ओवरड्राफ्ट, मतलब क्या हुआ कि इसका और 80% करेंगे तब ये जो 8,000 की 80,000 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, कितने का है, 80,000 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ये दिया है बैंक ने, ठीक है। तो बैंक ने क्या किया, मेरा स्टॉक देखा, मेरा स्टॉक सपोज आया 100 रुपए का, ठीक है, मेरा स्टॉक सपोज आया 100 रुपए का, ठीक है। बैंक ने कहा कि नहीं इसमें 20% तो हटाई दो, 20% तो हम मानते ही नहीं, ठीक है, तो 80% बचा, यानी 80 रुपए बचा, ठीक है। तो 20% की मार्जिनल वैल्यू देखो, डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन, डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन, तो बैंक ने स्टॉक में से 100 रुपए के स्टॉक में से 20 रुपए वाला मार्जिन तो हटाई दिया, ठीक है। एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू, एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू मतलब 20 रुपए हटाने के बाद अब कितना बचा, 80 रुपए बचा। आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू अब 80 रुपए बचा। 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉ एज एन ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ने कहा जो 80 रुपए बचा उसका भी 80% हम तुम्हें ओवरड्राफ्ट अलाउ करेंगे, उसका भी 80%, ठीक है। मैं इसको 100 के टर्म्स में ही लिख के बताता हूं, मैं इसको 100 के टर्म्स में लिख के बताता हूं। अगर मेरा स्टॉक 100 है, अगर मेरा स्टॉक 100 है तो बैंक ने कहा कि पहले 20 रुपए का मार्जिन तो हटा दो, ठीक है। अब कितना बचा, 80 बचा। अब बैंक कह रहा है इसका 80% आप ओवरड्राफ्ट ले लो, तो इसका 80% कितना आएगा, 80 रुपए का 80% कितना आएगा, 64 रुपीज, ठीक है। 80% का 80 रुपीज का 80% कितना आएगा, 64 रुपीज। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा स्टॉक 100 रुपए है तो बैंक मुझे कह रहा है कि आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लो 64 रुपए की, ठीक है। अब हमें यूनिटरी मेथड लगाना है और कुछ करना ही नहीं है। कैसे यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ये देखो 64 रुपए का ओवरड्राफ्ट मिल रहा है अगर मेरे स्टॉक की वैल्यू है 100 रुपए, ठीक है ना। 64 रुपए का ओवरड्राफ्ट मिल रहा है अगर मेरे स्टॉक की वैल्यू है 100 रुपए, तो अगर ओवरड्राफ्ट 80,000 का मिल रहा है, यही है ना, 80,000 का ओवरड्राफ्ट मिला है, ये देखो, ये देखो 80,000 का ओवरड्राफ्ट मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे 80,000 का ओवरड्राफ्ट मिल रहा है तो मेरे स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, 80,000 इंटू 100 अपॉन 64, 80,000 इंटू 100 अपॉन 64, यह आता है आपका 1,25,000 रुपीज, यह आता है 1,25,000 रुपीज, ठीक है। यह आता है आपका 1,25,000 रुपीज। मैं एक बार बहुत जल्दी से फिर से समझा दे रहा हूं, या चलो जल्दी नहीं आराम से समझाता हूं, जिन्हें समझ में नहीं आया ध्यान से देखो। बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, बैंक ने ओवरड्राफ्ट देने के लिए मेरा स्टॉक लेके रखा हुआ है, ठीक। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 17 हैज बीन कंसिडर्ड एज 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन, ठीक है। मैं कह रहा हूं अगर मेरा स्टॉक 100 रुपए है, अगर मेरा स्टॉक 100 रुपए का है, फिर से अगर मेरा स्टॉक 100 रुपए का है
अगर मेरा स्टॉक 100 रुपए का है तो बैंक ने कहा कि इसकी रियल वैल्यू हम सिर्फ 80% मानेंगे, 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, रियल वैल्यू 100 रुपए है, उसका सिर्फ 80% मानेंगे। ठीक, डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन। तो 80% अगर मानोगे तो 100 का 80% कितना आएगा, 80 रुपए। मतलब आपने 20 रुपए की मार्जिन डिडक्ट कर दी, तो ये अब आया 80। ठीक है, एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू, and after adjusting the marginal value, comma, 80% of the same has been allowed to draw as an overdraft. तो 80 रुपए जो आया वो मार्जिनल वैल्यू डिडक्ट करने के बाद आया, इसका 80% आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी। इसका 80% कितना है, 80 रुपए का 80% आता है 64 रुपए। ठीक है, मतलब अगर आपके स्टॉक की रियल वैल्यू 100 रुपए है तो आपको हम 64 रुपए का ही ओवरड्राफ्ट देंगे। ऑब्वियसली बात है, बाद में चल के अगर मान लो स्टॉक की वैल्यू थोड़ी सी गिर गई, मार्केट में उतनी डिमांड नहीं रही, तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली गिर जाएगी। और हम लोग और बैंक अगर पूरा का पूरा 100 रुपए का ओवरड्राफ्ट दे देगा और मार्केट में इसकी स्टॉक की वैल्यू गिर गई, तब तो बैंक को लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक ने इसलिए अच्छा खासा मार्जिन लिया हुआ है। बैंक ने अच्छा खासा, इन इफेक्ट देखो 36% बैंक ने मार्जिन लिया हुआ है। ठीक है, 100% वाले जो स्टॉक था उसका सिर्फ 64% ही तो दिया है। चलो 64 36 जाने दो। ठीक, कहने का मतलब इतना हुआ कि 100 रुपए का जो स्टॉक था उसमें बैंक ने 64 रुपए का ओवरड्राफ्ट दिया है सिर्फ। तो अब अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं तो मैं कहूंगा कि मुझे 64 रुपए का ओवरड्राफ्ट मिला अगर मेरे स्टॉक की वैल्यू थी 100 रुपए। ठीक है, मुझे 64 रुपए का ओवरड्राफ्ट मिला अगर मेरे स्टॉक की वैल्यू थी 100 रुपए। क्वेश्चन में दिया है कि मुझे ओवरड्राफ्ट 80,000 रुपए का मिला हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि मुझे ओवरड्राफ्ट 80,000 रुपए का मिला है, तो आप बताओ स्टॉक की वैल्यू कितनी रही होगी। सिंपल यूनिटरी मेथड, 80,000 इंटू 100 अपॉन 64, ये आपका आता है 1,25,000 रुपए। यही है आपके स्टॉक की वैल्यू, यही है आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। ठीक है, तो आ जाओ इसको लिख भी लेते हैं, इसको वर्किंग नोट करवा के मैं अच्छे से लिखवा भी दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहां डालो वर्किंग नोट 1,25,000 रुपीज। ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट 1 और लिख दो 1,25,000 रुपीज। ठीक, अब मैं ये वर्किंग नोट लिखवा रहा हूं, तो आप एक पेज छोड़ दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, एक पेज छोड़ दो बैलेंस शीट के लिए, और उसके बाद आप यहां पर लिखो वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, लिखो let the closing stock be 100 rupees। ठीक है, let the closing stock be 100 rupees। let the closing stock be 100 rupees। margin to be deducted is equal to 20%, is equal to 20 रुपीज। ठीक है, मार्जिन टू बी डिडक्टेड 20% इज इक्वल टू 20 रुपीज। मार्जिन टू बी डिडक्टेड इज इक्वल टू 20% इज इक्वल टू 20 रुपीज। बैलेंस इज इक्वल टू 80 रुपीज। बैलेंस इज इक्वल टू 80 रुपीज। ठीक, 80% of the above balance, 80% of the above balance is to be allowed as, is allowed as overdraft। ठीक है, 80% of the above balance is allowed as overdraft। 80% of the above balance is allowed as overdraft। Therefore, overdraft allowed is equal to 80% of rupees 80 is equal to 64 rupees। ठीक है, overdraft allowed is equal to 80% of 80 rupees is equal to 64 rupees। 80% of 80 rupees is equal to 64 rupees। ठीक है, फिर नीचे लिखो अप्लाइंग
unitary method, applying unitary method, overdraft allowed is rupees 64 when closing stock is rupees 100. ठीक है, overdraft allowed is 64 when closing stock is 100. Therefore, overdraft allowed is 80,000 when closing stock is how much? ठीक, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो आपका आ जाएगा 80,000 into 100 upon 64, 1,25,000 rupees. ठीक है, 80,000 into 100 upon 64 is equal to 1,25,000 rupees. तो पहले हमने क्लोजिंग स्टॉक को 100 रुपए माना, इसमें से मार्जिन हमने 20% का डिडक्ट कर दिया, बचा 80 रुपए. उसके बाद इसने कहा कि 80% ऑफ द अबव बैलेंसेस टू बी अलाउड इज ओवरड्राफ्ट, तो 64 रुपए. ठीक है, तो 64 रुपए का ओवरड्राफ्ट हमें अलाउ किया जाएगा अगर मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू 100 रुपए होगी. तो मुझे ओवरड्राफ्ट तो 80,000 अलाउ किया हुआ है, तो मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी? 1,25,000 रुपए होगी. डन. चलो आ जाओ फिर वापस. ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है. अब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं. 2,11,000 प्लस 1,25,000 माइनस 32,250 माइनस 1,51,375 माइनस 11,715 माइनस 1,125, 139,535. मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो है 139,535. ठीक है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया है 139,535. टोटल है 3,36,000. 3,36,000. ठीक है सर. अब आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18 या 17 था, आई गेस 17 था. 17 था. ठीक. पर्टिकुलर्स रुपए, राइट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट. कितना? 139,535. 139,535. 139,535. अब आ जाओ ट्रायल बैलेंस में. प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेट्स. बैड डेट्स रिकवर्ड. बैड डेट्स रिकवर्ड बना ले. बाय बैड डेट्स रिकवर्ड कितना है? 450 रुपीज. 450 रुपीज. बाय बैड डेट्स रिकवर्ड 450 रुपीज.
सैलरीज तो 22,550, ठीक। आउटस्टैंडिंग सैलरीज नहीं करेंगे, पहले बता ही चुके हैं क्योंकि सैलरीज में ऑलरेडी एडजस्टेड है। रेंट, प्रीपेड रेंट तो उसमें चला जाएगा, रेंट हमें करना है 4,300, ठीक। टू रेंट 4,300। कैरेज इनवर्ड हो गया, कैरेज आउटवर्ड 1350, टू कैरेज आउटवर्ड 1350, टू कैरेज आउटवर्ड्स 1350। सेल्स हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 3350, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, इनर कॉलम में लिखेंगे 3350। क्यों इनर कॉलम में लिखेंगे? क्योंकि सर ट्रेडिंग अकाउंट में अगर हम लोग देखें तो ये फ्री सैंपल्स 825 रुपए जो किया है इसको भी तो हमें ऐड करना होगा, ठीक है। ये जो 825 रुपए फ्री सैंपल्स में किया है ये भी तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में ऐड होगा, तो ऐड फ्री सैंपल्स 825 रुपए, 3350 प्लस 825 4175, 4175, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 3350 ऐड करेंगे इसमें फ्री सैंपल्स जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो 4175 के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आ गए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1250, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1250। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ऑफिस एक्सपेंसेस 10,160, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 3,000 रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 3,000 रुपए। कहीं इंटरेस्ट पेड ऑन लोन से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है क्या एडजस्टमेंट में? ना, तो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 3,000 रुपए, राइट। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 3,000 रुपए। ट्रायल बैलेंस वाले सारे आइटम्स हो गए। अब ये देखते हैं, परचेजेस इंक्लूड सेल्स रिटर्न ऑफ 2575 एंड सेल्स इंक्लूड परचेजेस रिटर्न ऑफ 1725। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। गुड्स विथड्रॉन बाय मिस्टर XYZ फॉर ओन कंजम्पशन 3,500 इंक्लूडेड इन परचेजेस, तो ठीक है, परचेजेस से लेस कर चुके हैं, ड्रॉइंग्स में भी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, wages paid in the month of April for installation of plant and machinery amounting to 450 rupees were included in the wages account। wages से लेस कर चुके हैं, plant and machinery में ऐड कर देंगे। free samples distributed for publicity costing 825 rupees, परचेजेस से लेस कर चुके हैं और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में ऐड भी कर चुके हैं। create a provision for doubtful debts at 5% and provision for discount on debtors at 2.5%, ठीक है। create a provision for doubtful debts at 5% and provision for discount on debtors 2.5%। आओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाते हैं। ये तो P&L बन रहा है, यहां पर बैलेंस शीट बनेगी, यहां पर वर्किंग नोट्स बन रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्किंग नोट 2 बनता है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट।
ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 3200, 3200, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3200, टू बैड डेट्स, बैड डेट्स कितने हैं 1100, बैड डेट्स हैं हमारे 1100 के, 1100 के हमारे बैड डेट्स हैं, ठीक है। बस उसके बाद ये कह रहा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5%, 5% पे हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। तो आ जाओ डेटर्स को देखते हैं। सन्ड्री डेटर्स मेरे 1,20,000 रुपए के थे, ठीक, सन्ड्री डेटर्स मेरे 1,20,000 रुपए के थे। जब इन लोगों ने सेल्स रिटर्न किया तो क्या डेटर्स के अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आई? ना, डेटर्स के अकाउंट में थोड़ी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम तो आई थी सेल्स रिटर्न के अकाउंट में, क्योंकि सेल्स रिटर्न को इन लोगों ने परचेजर्स अकाउंट में ही डेबिट कर दिया था, ठीक है। कस्टमर्स के अकाउंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ऐसा कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो जब इन कस्टमर्स ने सेल्स रिटर्न किया तब हम लोगों ने उसको डेटर्स के अकाउंट में सही एंट्री पास की, ठीक। तो सेल्स रिटर्न से तो ये डेटर्स अफेक्टेड नहीं होंगे बिल्कुल भी, राइट। आगे देख लो, कुछ और है, वेजेस, फ्री सैंपल्स, डाउटफुल डेट्स, डेप्रिसिएशन, ठीक। तो हम लोगों को 1,20,000 पे 5% का डेप्रिसिएशन, 5% का डाउटफुल डेट्स बनाना है, ठीक है। 1,20,000 पे 5% का प्रोविजन बनाना है। तो आ जाओ बनाते हैं। यहां पर टू बैलेंस कैरी डाउन में हम क्या करेंगे, 5% ऑफ 1,20,000, 5% ऑफ 1,20,000, तो 1,20,000 का 5% आएगा 6,000 रुपए, ठीक है। 1,20,000 का 5% आएगा 6,000 रुपए। बस जितना भी बचा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। सात हजार एक सौ माइनस 3,200, 3,900। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी 3,900, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 3,900। इसको अब आप लोग यहां कर सकते हो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वर्किंग नोट टू 3,900, ठीक है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,900। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,900। अब हमें बनाना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है ना। अब हमें बनाना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना 2.5%, ठीक है। तो 2.5% ऑफ कितना, देखो डेटर्स है मेरे 1,20,000 के, 1,20,000 के मेरे डेटर्स हैं। इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बना हुआ है, 6,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना हुआ है, ठीक है। 1,20,000 के डेटर्स में आओ वर्किंग नोट ही बना लेते हैं। वर्किंग नोट 3, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, पर्टिकुलर्स रुपए, राइट। देखो डेटर्स का बैलेंस देखें हम, सन्ड्री डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस,
सन्ड्री डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस 1,20,000 रुपए, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस 1,20,000 रुपए लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये देखो 6,000 का बनाया हुआ है, तो माइनस किया 6,000 रुपए, ठीक है। तो ये मेरे आए गुड डेटर्स, ठीक है। गुड डेटर्स मेरे कितने हैं? 1,14,000 रुपए के, राइट, 1,14,000 रुपए। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 2.5% बनाना है हमें, ठीक है। तो 1,14,000 रुपए पे 2.5% बनाओ तो 2850 आता है, 2850 आता है, राइट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2.5% के हिसाब से अगर बनाओगे तो 2850 आता है। पर हमारे पास ट्रायल बैलेंस में कुछ एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी तो पड़ा है, ये देखो 1375 का एग्जिस्टिंग प्रोविजन भी तो पड़ा हुआ है, ठीक है। 1375 का एग्जिस्टिंग प्रोविजन भी पड़ा हुआ है, तो आओ इसको लिखते हैं यहां पर, लेस एग्जिस्टिंग प्रोविजन 1375, तो ये आपका अमाउंट टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट आ जाता है, ठीक है। अमाउंट टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट आपका आता है 2850 माइनस 1375, 1475। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में से सिर्फ 1475 का प्रोविजन बनाना है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर्स से 1,20,000, 6,000 का तो हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लिया। अब इसके बाद जो बचेगा उसी पे तो हम लोग डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविजन बनाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि हमें 2.5 के हिसाब से 2850 का वो बनाना था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, लेकिन पहले से ही 1375 का डिस्काउंट का प्रोविजन पड़ा हुआ है, तो अब और कितना बनाना है? सिर्फ 1475 का, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया, सिर्फ 1475 का प्रोविजन और बनाना है। तो आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना आया था भूल गया, 1475, 1475 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आ गया 1475, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, ये वाला हो गया। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 15% पर एनम एंड ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स एट 10% पर एनम, ठीक है। आ जाओ, प्लांट एंड मशीनरी पे 15% का करना है ना, प्लांट एंड मशीनरी पे 15% पर एनम के रेट पे करना है, ठीक है। वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 4, डेप्रिसिएशन पर्टिकुलर्स रुपए, ठीक है, ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। बैलेंस एज पर, साथ साथ लिखते चलो यार, बैलेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, प्लांट एंड मशीनरी का ट्रायल बैलेंस में क्या बैलेंस था? आ गया, ये रहा 19,550, ठीक है, 19,550 प्लांट एंड मशीनरी का ट्रायल बैलेंस के हिसाब से 19,550 का बैलेंस था। अच्छा, जो अप्रैल में 450 रुपए की वेजेस पे की गई थी प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए, जो गलती से वेजेस अकाउंट में डेबिट हो गई थी, उनको भी तो यहां पर ऐड करना होगा। ये देखो, ये ना
Wages paid in the month of April for installation of plant and machinery amounting to 450 were included in the wages account. इसे भी तो plant and machinery में ऐड करना होगा, तो करेंगे आओ add wages for installation 450. ठीक है, ये आपका आएगा डेप्रिशिएबल अमाउंट, ये आपका आएगा डेप्रिशिएबल अमाउंट. तो 19,550 प्लस 450 20,000, 20,000 आएगा आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट. ठीक है, इस पे आप लगाओगे डेप्रिसिएशन एट 15% ऑन 20,000. ठीक है, डेप्रिसिएशन एट 15% और 20,000 आपका आया 3,000 रुपीज. ठीक है, डेप्रिसिएशन एट 15% और 20,000 रुपीज आपका आएगा 3,000 रुपीज. और उसके बाद फर्नीचर फिटिंग्स पे 10% लगाना है. तो फर्नीचर फिटिंग्स की वैल्यू कितनी है? 10,250. फर्नीचर फिटिंग्स में भी कुछ था क्या? नहीं. तो फर्नीचर फिटिंग्स पे 10% लगाना है, 10,250 ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स. तो 10% ऑफ 10,250 रुपीज. सिंपल, 10,250 रुपीज का 10%, ये आ गया 1025, आया 1025. ठीक है, 1025. टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया? टोटल डेप्रिसिएशन आया 4025. ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन आपका आया 4025. टोटल डेप्रिसिएशन 4025. प्लांट एंड मशीनरी का ट्रायल बैलेंस के हिसाब से बैलेंस था 19,550. इसमें जो वेजेस पे किया गया था वो कायदे से प्लांट एंड मशीनरी के बैलेंस में ही ऐड होना चाहिए था, लेकिन वो गलती से वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया था. तो उसको हम लोगों ने वेजेस अकाउंट से तो सही कर दिया था ट्रेडिंग अकाउंट में. यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी में भी तो उसको ऐड करना होगा, राइट. तो उसको ऐड करने के बाद 20,000 वैल्यू आई और डेप्रिसिएशन उस पर लगाया 15% के हिसाब से पूरे साल के लिए, तो 3,000 आया. फर्नीचर फिटिंग्स में ऐसा कोई इश्यू नहीं था. तो फर्नीचर फिटिंग्स पे जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिख रहा था उसी पे 10% का डेप्रिसिएशन लगा दिया. तो टोटल आ गया 4025. प्रॉफिट एंड लॉस में आओ लिखें 4025. ठीक, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन हो गया. बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड, ये वाला हमारा हो चुका है. तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लिया है. होपफुली ये बिल्कुल ठीक है. 139,535 प्लस 450 माइनस 22,550 माइनस 4,300 माइनस 1,350 माइनस 4,175 माइनस 1,250 माइनस 10,160 माइनस 3,000 माइनस 3,900 1,475 4,025. 83,800 का हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है. हमारा जो नेट प्रॉफिट आता है वो आया है 83,800. ठीक है सर. $139,985. 83,800 का हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया. अब बैलेंस शीट बनाना बाकी है. आओ बैलेंस शीट बनाते हैं. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017.
सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, कहां गया, ये रहा 65,000 का कैपिटल। एड नेट प्रॉफिट, कितना आया नेट प्रॉफिट, 83,800। $148,800। ठीक है, अब इसमें लेस करेंगे ड्राइंग्स। तो ट्रायल बैलेंस में ये ड्राइंग्स दिख रही है 8,000 रुपए। 8,000 रुपए तो ये ड्राइंग्स करेंगे ही करेंगे। कुछ और भी हुआ था क्या रेक्टिफाइंग एंट्रीज में, हमने ड्राइंग्स कहीं किया था? हाँ ये देखो ड्राइंग्स में ये 3,500 रुपए ऐड भी होगा। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट किया था ना 3,500 से, तो ड्राइंग्स में 3,500 ऐड होगा। तो 8,000 प्लस 3,500 आया आपका 11,500। ठीक, तो ये 148,800 माइनस 11,500 विल गिव यू 137,300। 137,300 राइट। चलो और ट्रायल बैलेंस में बाकी नॉन करंट चीजों को देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी इज अ नॉन करंट थिंग, तो आओ लिख दें प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, 19,550। 19,550 एड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन 450, तो ये आएगा 20,000 लेस डेप्रिसिएशन 3,000, तो ये आ गया आपका 17,000। 3,000 ऐसे ही मैं अंदाजे से कर रहा हूं, याद ढंग से है नहीं मुझे। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 3,000। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 3,000 करने के बाद आया 17,000 रुपए। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10,250 लेस डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन है 1025। 1025, तो 10,250 माइनस 1025 ये आया आपका 9,225। ठीक है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10,250 लेस डेप्रिसिएशन 1025, तो ये आया 9,225 राइट। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट तो करंट है, कैपिटल अकाउंट कर चुके हैं, ड्राइंग्स कर चुके हैं, परचेजेस कर चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक हो चुका, वेजेस, वेजेस में कुछ था क्या, वेजेस में बस वही था ना 450 रुपए वाला, तो उसको हमने वेजेस से लेस कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी में ऐड कर दिया, डन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये सन्ड्री डेटर्स से माइनस करके दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये भी सन्ड्री डेटर्स से माइनस करके दिखाएंगे। सन्ड्री डेटर्स करंट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट है, बैड डेट्स हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड हो चुका है, सैलरीज पेबल करंट लायबिलिटी है, प्रीपेड रेंट करंट एसेट है, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड ठीक है, सेल एडवर्टीजमेंट प्रिंटिंग स्टेशन कैश इन हैंड करंट है, करंट सब करंट है। ठीक है, तो अब नॉन करंट वाली सारी चीजें हो गई, अब आ जाओ करंट पे देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000 रुपए का बैंक ओवरड्राफ्ट, 80,000 रुपए का बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है सर, कैपिटल, ड्राइंग्स, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी तो है था ना कुछ, तो अच्छा सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे तब लिख देंगे, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स आ ही गया, तो सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स के लिए वर्किंग नोट बनाया था ना, नहीं बनाया था, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में नहीं बनाया था। 1,20,000 रुपए के सन्ड्री डेटर्स थे,
लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है अपना? 6,000 रुपए। ये आ गया 1,14,000 रुपए। लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना बनना है? 2850। ठीक है, हम लोग हमेशा इनमें से क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ प्रोविजंस को ही माइनस करते हैं, जितना प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट किया है वो नहीं, ऑब्वियसली। ठीक है, 2850 2850, तो ये आ गया 1,11,150 रुपए। ठीक है, 1,11,150 रुपए। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स 47,500। सन्ड्री क्रेडिटर्स 47,500। सन्ड्री क्रेडिटर्स 47,500। बैड डेट्स कर चुके हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड सैलरी, सैलरीज पेबल 2450। सैलरीज पेबल 2450। प्रीपेड रेंट 300। कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड सेल्स एडवर्टीजमेंट प्रिंटिंग से कैश इन हैंड 1450। कैश एट बैंक 3125। ऑफिस एक्सपेंसेस इंटरेस्ट ऑन लोन डन। चलो, परचेजेस इंक्लूड ये वाला कर चुके हैं। गुड्स विद स्ट्रॉन ये ड्राइंग्स में ऐड कर चुके हैं। वेजेस पेड ये प्लांट एंड मशीनरी में ऐड कर चुके हैं। फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड ये P&L में ले जा चुके हैं। प्रोविजन हम लोग कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन सब कर चुके हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 1,25,000 रुपए। सारी चीजें हो गई हैं। उम्मीद है आपकी बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। 17,000 प्लस 9,225 प्लस 11,150 प्लस 300 प्लस 1450 प्लस 3,125 प्लस 1,25,000, ये आपका टोटल आया 2,67,250 रुपीज। ठीक है, 2,67,250 रुपीज। 137,300 प्लस 80,000 प्लस 47,500 प्लस 2,450, 2,67,250 रुपीज। आपकी सर बैलेंस शीट टैली कर गई। ठीक है सर, आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। डन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। ये वाला क्वेश्चन इट वाज अ ह्यूज क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को अगेन, जैसा कि मैं हर क्लास में कहता रहता हूं, आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जिससे यू रिड्यूस योर टाइम इन सॉल्विंग पर क्वेश्चन। लाइक इट टुक मी 1 hour 12 minutes टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, लेकिन उसमें मैं आपको बहुत समझा भी रहा था। राइट, आई हैड टू कीप ऑन एक्सप्लेनिंग यू सर्टेन पॉइंट्स। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो यू वोंट हैव 1 hour 12 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये मैक्सिमम आपका 20 मार्क्स का आएगा, तो मैक्सिमम आपको 30 मिनट्स मिलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। राइट, तो प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करिए। आपके कोई भी और डाउट्स हैं, आप मुझे 8447757167 पर मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के एंड में वो आएगा, लिंक आएगा। और नोट्स के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट सर, टेक केयर, कल मिलते हैं। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।